नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी नाउ में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट से जुड़ी तमाम खबरें तो बताती हैं, साथ ही आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी बेहतरीन कॉल्स लेकर आते हैं। इसके अलावा हाजिर बाजार के मंडियों का भी जायजा लेते हैं। चलिए आज अपने गेस्ट से परिचय करवा दूं। हमारे साथ मनोज जैन हैं, पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर हैं, वंदना भारती हैं एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज से, और साथ ही नीरव देसाई होंगे जीजीएन रिसर्च के पार्टनर। तो आप तीनों मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज की 10 बड़ी खबरें कमोडिटी मार्केट की कौन सी है। तो शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले गोल्ड के साथ, जहां आज एमसीएक्स पर बेहद ही टाइट रेंज में कारोबार हो रहा है। इक्विटी मार्केट में यानी रिस्की एसेट्स में जैसे जैसे पैसे आ रहे हैं, गोल्ड को लेकर रुझान कम हो रहा है। चांदी पर भी हालांकि आज बेहद ही सुस्ती ही दिख रही है, और चांदी डॉलर में नरमी से हालांकि निचले लेवल पे सपोर्ट है, लेकिन ऊपर में भी बहुत तेजी नहीं दिख रही है। क्रूड की बात करें तो रिस्की एसेट्स पर फोकस बढ़ने के साथ क्रूड को भी सपोर्ट मिल रहा है, और क्रूड कल 4% की तेजी दिखा रहा था। हालांकि आज के सत्र में हल्की तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। नेचुरल गैस की अगर बात करें तो ज्यादा सर्दी का अनुमान है। अगले 2 हफ्ते ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि सर्दी ज्यादा होगी, और हीटिंग डिमांड के तौर पर नेचुरल गैस की मांग बढ़ सकती है। बेस मेटल्स में कॉपर, जहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ की उम्मीद से यहां पर सपोर्ट मिल रहा है। जिंक कम सप्लाई और कमजोर डॉलर से यहां पर तेजी है। वहीं निकेल में चीन में जो पॉलिसी में नरमी आई है, उससे यहां पर सपोर्ट है। माफ कीजिएगा। कुछ एग्री मार्केट की बात कर लेते हैं। एग्री मार्केट में मेहनता, जहां पे कंज्यूमर डिमांड बेहद ही कमजोर है, जिससे यहां पर सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। कॉटन की बात करें तो आंध्र प्रदेश में 44,200 हेक्टेयर में फसलों को जो नवंबर में बारिश हुई थी, यहां पर नुकसान हुआ है। ये एक निगेटिव खबर है किसानों के एंगल से। हल्दी, पुराने स्टॉक की मांग कम, नई फसल का इंतजार है, ये एक अहम फैक्टर है। जीरा, जहां पे घरेलू मांग मजबूत है, एक्सपोर्ट ऑर्डर से भी सपोर्ट है। तो ये कुछ बड़ी खबरें कमोडिटी मार्केट के लिए। माफ कीजिएगा। चलिए, मनोज जी और वंदना जी हमारे साथ है। मनोज जी, गोल्ड बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है, क्या ऐसा किस तरह के ट्रिगर का इंतजार है? हम वेट कर रहे थे कि फेड के डिसीजंस के बाद गोल्ड में एक बड़ा एक्शन आएगा, हालांकि उस तरह के एक्शन अभी तक नहीं आए हैं। किस ट्रिगर के इंतजार में पूरा बुलियन मार्केट है? मनोज जी, क्या कहना है आपका? नमस्कार विष्णु जी, बिल्कुल एक यहाँ पे ट्रिगर का इंतजार था यूएस फेडरल रिजर्व की जो पॉलिसी मीटिंग थी उसके बाद, और शायद वहां से बुलियंस ने क्लूज जो है वो लिए भी थे, लेकिन रिसेंट में फिर से एक बार जो फेडरल रिजर्व के गवर्नर की तरफ से जो हॉकिश स्टेटमेंट्स निकल कर आए हैं कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी होगी, और भी जो पॉसिबल मेजर्स हैं इन्फ्लेशन को कंटेन करने के लिए वो उठाए जाएंगे, तो उसके बाद से फिर एक बार हमने कीमतों में नरमी आते हुए देखी है। दूसरा, इमर्जिंग मार्केट से जो एफआईज का पैसा है वो लगातार निकल रहा है, जिसके चलते यूएस बॉन्ड यील्ड में फिर एक बार बढ़त देखने को मिल रही है, जिसके चलते भी सोने में सेफ हेवन डिमांड जो है वो कमजोर होती हुई दिखी है। हमारा मानना है कि यहाँ पे आगे क्रिसमस और न्यू ईयर हॉलिडे का सीजन है, तो गोल्ड जो एक सीमित दायरे में बना रह सकता है, लेकिन यहाँ पे लोअर लेवल्स के जो सपोर्ट है 1760 से 1750 डॉलर के, वो इंटेक्ट रहेंगे। वही ऊपरी लेवल्स पर 1800 से 1810 डॉलर पर जो है यहाँ रेजिस्टेंस बने रहेंगे। भारतीय बाजारों में 47,800 के लेवल्स जब तक होल्ड हो रहे हैं क्लोजिंग बेसिस पर, हमारा मानना है कि यहाँ पे बड़ी गिरावट की गुंजाइश नहीं है, लेकिन ज्यादा तेजी भी देखने को नहीं मिलेगी। ऊपर में 48,300, 48,400 एक जो रेंज है वो केप रहेगी। तो अगर कोई भी स्ट्रेटेजी बनाना हो तो यहाँ पे थोड़ा सा डिप मिलता है 47,900 के आसपास, तो वहां बाइंग की जा सकती है। ऊपर में 48,250 से 48,300 तक के लक्ष्य यहाँ रखे जा सकते हैं। 47,750 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। वहीं अगर चांदी की बात करें तो यहाँ पे लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी कल के सत्र में देखने को मिली थी। बेस मेटल्स में जो तेजी आई थी उसका सपोर्ट कहीं ना कहीं चांदी की कीमतों को भी मिलता हुआ दिखा है। जिस तरह से चाइना ने जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको ईज किया है, उसके चलते बेस मेटल्स में फिर एक बार जो है सपोर्ट देखने को मिल रहे हैं। तो चांदी की कीमतों में यहाँ बेस मेटल में तेजी के चलते सपोर्ट बने रह सकते हैं, और कीमतें अगर यहाँ पे 61,800 के ऊपर बनी रहती है तो 62,500, 63,000 तक के लेवल्स भी जो है यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो चांदी में यहाँ 61,500 के आसपास अगर भाव मिलते हैं तो बाइंग की जा सकती है। 60,900 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ऊपर में 62,200 से 62,500 तक के लक्ष्य यहाँ रखे जा सकते हैं।
ओके, यानी 62,000 से 62,500 के टारगेट के लिए आप चांदी खरीद सकते हैं। 61,500 रुपए के लेवल पे खरीदना है और जो स्टॉप लॉस लगाना है 60,900 का। वही गोल्ड में भी खरीदारी की राय मनोज जी की तरफ से 47,900 रुपए के लेवल पे खरीदारी करनी है। टारगेट है 48,200 का, 47,750 रुपए का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा लेना है। वंदना जी, आपको क्या लग रहा है, गोल्ड और सिल्वर का मार्केट बहुत ही टाइट रेंज में कारोबार कर रहा है, क्या ऐसे फैक्टर्स का इंतजार कर रहा है बुलियन मार्केट, जब यहां से एक डिसाइसिव मूव देखने को मिलेगा, या तो नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ? विश्वमोहन जी, मुझे लग रहा है कि ये जो कंसोलिडेशन मोड है ये यहाँ पे कम से कम 15 जनवरी तक रहना चाहिए। एक तरफ देखें तो यहाँ पे जो ओमिक्रॉन है उसकी वजह से एक सेफ हेवन बाइंग का अंदाजा था कि एक सेफ हेवन बाइंग इसमें आएगी, और एक हम देख रहे हैं कि जो इक्विटी मार्केट है वहां पे भी एक थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से गोल्ड यहाँ पे ज्यादा जो डाउनसाइड लेवल है उसको यहाँ पे ब्रीच नहीं कर पा रहा है। लेकिन साथ में देखिए टेपरिंग है, और इतना जो हॉकिश कमेंट आया है कि ये 3 ट्रिगर्स यहाँ पे है कि 3 इंटरेस्ट रेट हाइक्स यहाँ पे होंगे, और साथ में जो डेटा इंप्रूव हो रहा है ये एक रीजन है, और जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि ट्रेजरी में भी एक उछाल है, ये इसको बहुत ज्यादा हायर साइड जाने नहीं देगा। और रही बात फिजिकल बाइंग की, तो मुझे लग रहा है कि दिसंबर मिड से लेके जनवरी 15 तक जो फिजिकल बाइंग होती है, ये न्यू ईयर सेलिब्रेशंस इन सब की वजह से भी देश विदेश से लेके इंडिया तक यहाँ पे जो फिजिकल बाइंग होती है वो थोड़ी सी कम होती है, तो ट्रिगर्स यहाँ पे लैकिंग है विश्वमन जी डेफिनेटली। और मुझे लग रहा है कि बाइंग साइड में रहना चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पे गिरावट आज के दिन की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि गोल्ड में थोड़ी सी गिरावट हो सकती है, 48,025 के करीब सेल करना चाहिए। एक छोटा सा यहाँ पे टारगेट रखना चाहिए 47,850 रुपए का, स्टॉप लॉस लगाना होगा 48,100 का। लेकिन अगर ओवरऑल व्यू देखें तो मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा अपसाइड बायस जो है, अगर 2 महीने के लिहाज से देखें तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा अपसाइड बायस की तरफ ये कमोडिटी ट्रेड हो सकती है। और अभी फिलहाल मेजर जो ट्रिगर विश्वमोहन जी मुझे लग रहा है वो है कि अगर इक्विटी में अगर थोड़ा सा शार्प फॉल आता है, क्योंकि 19 के बाद गोल्ड ने इक्विटी मार्केट में बहुत ज्यादा रिएक्शंस दिए हैं, और वहां पे जब भी फॉल आई है पहले तो मार्जिन कॉल्स के ये पैनिक सेलिंग जो होती है वो गोल्ड में देखने को मिलता है, और तब वहां से मार्केट संभलती है और गोल्ड में हम अपसाइड आता हुआ देखते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर वहां से कैपिटल आउटफ्लोज होता है तो हम यहाँ पे गोल्ड में पैसा आता हुआ देख सकते हैं। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि 1860 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग देता तो ही जाके कोई मेजर मूव आएगी, अदरवाइज 1760 से लेके अगर 1840 का लेवल जो है वो यहाँ पे एक मेजर रेंज है फिलहाल के लिए, जहाँ पे कि गोल्ड यहाँ पे ट्रेड कर सकता है। और सिल्वर मुझे लग रहा है कि बेहतर है, मनोज जी से मैं यहाँ पे बिल्कुल एग्री करती हूँ। मुझे लग रहा है कि इनफैक्ट सिल्वर ज्यादा बेहतर यहाँ पे परफॉर्म कर सकती है 62,500 से ऊपर। मुझे लग रहा है कि ये कमोडिटी धीरे धीरे जो बेबी स्टेप्स बोलते हैं उसमें ऊपर की तरफ जा सकता है। नेक्स्ट टारगेट मेरा 63,000 का होगा, लेकिन अगर 2 महीने का यहाँ पे टाइम फ्रेम लेके चले गोल्ड की तरह तो मुझे सिल्वर में लग रहा है कि एक बार हो सकता है कि एक बार 64,000 तक के जो लेवल्स हैं वो भी आते हुए देखे। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बेहतर यहाँ पे सिल्वर में निवेश करना रहेगा, और हर डिप पे यहाँ पे बाइंग करके चलना चाहिए। ओके, यानी हर गिरावट पे अगर आपको खरीदना है तो चांदी खरीदिए। चांदी में इनको लग रहा है वंदना जी को कि ज़्यादा तेज़ी की उम्मीद है। गोल्ड में जब तक इक्विटी से आउटफ्लो नहीं आएगा, एसेट रीबैलेंसिंग के तहत जब बुलियन की तरफ पैसा आएगा तब गोल्ड में अच्छी तेज़ी दिखेगी। लेकिन चांदी इनको लग रहा है कि अभी भी काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल पे है, अगर चांदी खरीदें तो अच्छे लेवल दिख सकते हैं, और इमीडिएट टारगेट भी 64,000 तक के लेवल्स आपको दिख सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ एनर्जी मार्केट के काउंटर्स की, जहां पर कच्चे तेल में जहां कल अच्छी तेजी दिखी, आज हालांकि रेंज में ही है लेकिन तेजी की तरफ ज्यादा बायसनेस है। मनोज जी, क्या लग रहा है, एमसीएक्स पे तो आज काफी रेंज में कारोबार हो रहा है, यहां से आप कुछ 5,400 के आसपास क्या करना चाहिए क्रूड में आज? ये लेवल पे मैं यहाँ पे ट्रेड एक बार अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस के आसपास कमोडिटी ट्रेड कर रही है। जहां तक कच्चे तेल की अगर बात करें, इंटरनेशनल मार्केट में $72 जो है वो स्ट्रांग एक यहाँ पे रेजिस्टेंस बने हुए हैं, और उसके आसपास ही हमने पिछली बार भी जो है बिकवाली आते हुए देखी थी। तो ऊपरी लेवल्स पर बाइंग का सौदा जो है अब यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए। हालांकि आज यूएस ईआईए की इन्वेंट्री भी आएगी, और कल जो एपीआई की रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार यहाँ इन्वेंट्री में गिरावट देखने को मिली है, लेकिन गैसोलाइन की इन्वेंट्री में बढ़त देखने को मिल रही है। दूसरा, यहाँ पे क्रिसमस और न्यू ईयर को देखते हुए और जो ओमिक्रॉन के नंबर्स फिर एक बार बढ़ रहे हैं, उसके चलते यूएस और यूरोपियन कंट्रीज में फिर एक बार जो है रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिल सकते हैं, तो फिर एक बार यहाँ डिमांड प्रभावित होती हुई दिखेगी। तो मेरा मानना है कि रेजिस्टेंस के आसपास कमोडिटी ट्रेड कर रही है तो कच्चे तेल में ऊपरी लेवल्स पर बाइंग जो है वो अवॉइड करना चाहिए। वहीं अगर नेचुरल गैस की बात करें तो हमने देखा है कि 300 अब यहाँ एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बने हुए हैं,
और जिस तरह से यहाँ फिर रिस्ट्रिक्शंस की बात आ रही है, तो उसके चलते ऊपरी लेवल्स पर यहाँ भी दबाव देखने को मिल सकता है। तो मेरा मानना है कि आज के सत्र में नेचुरल गैस में 295 के लेवल्स अगर मिलते हैं तो यहाँ बिकवाली करके चलना चाहिए। ऊपर में यहाँ 301 का एक स्टॉप लॉस रखें। कमोडिटी फिर एक बार 284 तक के लेवल्स जो है वो टेस्ट कर सकती है। ओके, यानी एनर्जी मार्केट में नेचुरल गैस में इनका वेट ज़्यादा है। मनोज जी को लगता है कि 295 के लेवल पे आपको नेचुरल गैस बेचना चाहिए। 284 का नीचे का टारगेट है। स्टॉप लॉस इस ट्रेड में ज़रूर लगाइएगा क्योंकि काफ़ी वॉलेटाइल है, दोनों तरफ के स्विंग मूव यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो 301 रुपए का स्टॉप लॉस ज़रूर लगा लीजिएगा। वंदना जी, एनर्जी मार्केट में आपकी पसंद क्रूड या नेचुरल गैस, दोनों पर आपकी राय चाहिए। मुझे विश्वमोहन जी लग रहा है कि एक हल्का सा पुल बैक हम यहाँ पे क्रूड ऑयल में आता हुआ देख सकते हैं। 5400 के करीब यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। 5475 का यहाँ पे एक टारगेट रखना होगा, छोटा टारगेट रखना होगा क्योंकि अपसाइड यहाँ पे कैप्ड है। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 5375 का। नेशनल गैस में जिस तरीके से यूरोप से कुछ पॉजिटिव यहाँ पे ट्रिगर्स हैं कि वहाँ पे जो इन्वेंट्रीज है वो वहाँ पे कम हुई हैं और वो भी बहुत हायर साइड पे, तो मेरे ख्याल से वहाँ पे अगर विंटर सीजन ज्यादा एक्यूट है तो थोड़ा सा पुल बैक हम देखना चाहेंगे। जो मनोज जी का यहाँ पे स्टॉप लॉस है, मैं बस उसको ही टारगेट करके यहाँ पे चलना चाहूंगी और छोटे से टारगेट के लिए मैं यहाँ बाइंग रिकमेंड करना चाहूंगी कि 290 पे बाय करना चाहिए। 300 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस 285 का लगा के चल सकते हैं और डेफिनेटली इस कमोडिटी ने अभी कोई बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम नहीं दिया है। अगर एक बार 305 से ऊपर ये कमोडिटी ट्रेड होती है, क्लोजिंग देती है, तो मेरे ख्याल से फिर नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे 320 का रहना चाहिए। और जब मेजर यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि डाउन साइड में 260 और अप साइड में 320 एक मेजर रेंज है जिसमें ये कमोडिटी ट्रेड हो सकती है। ओके, यानी मनोज जी का मानना है ऊपर में आपको नेचुरल गैस को बेचना है और वंदना जी का कहना है कि नेचुरल गैस आप नीचे में खरीद सकते हैं 290 के आसपास 300 के टारगेट के लिए। हालांकि जो स्टॉप लॉस जो मनोज जी ने सेल कॉल में दिया है उससे नीचे का इन्होंने टारगेट बाई के लिए दिया है। तो पोजीशन अलग अलग है, किस रेंज का आपको फायदा उठाना है उसका ध्यान यहाँ पर आपको रखना है। वही क्रूड के लिए जो वंदना जी का कॉल है वो है 5400 रुपये पे खरीदारी की सलाह है, 5475 रुपये का टारगेट है और 5370 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए अब बात कर लेते हैं सोयाबीन की, जहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट में तो तेजी है लेकिन डोमेस्टिक मार्केट में वायदा बैन के बाद से लगातार सोयाबीन पर दबाव दिख रहा है। जनवरी के वायदा में आज करीब 1% की कमजोरी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ नीरव देसाई हैं, जीजीएन रिसर्च के पार्टनर हैं। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, क्या लग रहा है सोयाबीन मार्केट का आउटलुक हाजिर में किस तरह का लग रहा है? क्या दाम आगे बढ़ेंगे, किसानों को बेहतर भाव मिल सकते हैं क्या यहाँ से? जी देखिए, मार्केट पिछले 2-3 सेशन से कंटिन्यूस रिड्यूस हो रहे हैं। फ्यूचर्स में तो अब क्या लिक्विडिटी धीरे धीरे खत्म होती जाएगी, तो फ्यूचर्स बहुत ज़्यादा बेटर रिफ्लेक्शन ऑफ स्पॉट मार्केट नहीं रहेगा। पर स्पॉट मार्केट में भी थोड़ा सा गवर्नमेंट के उसको देखते हुए आई थिंक इंडस्ट्री थोड़ी अब फेयरफुल हो गई है, इसलिए एक बार सेटबैक आया है हर प्रोडक्ट में। सोया ऑयल हो, सोयाबीन्स हो, सभी में मार्केट थोड़ा थोड़ा डाउनवर्ड करेक्ट कर रहा है। प्राइस की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा बड़ी तेज़ी की अभी एक्सपेक्टेशन नहीं लग रही है, क्योंकि वैसे भी मार्केट थोड़ा बिफोर द फ्यूचर बैन स्लो एंड स्टेडी डाउनवर्ड मूवमेंट में था, क्योंकि यहाँ पे सोया डीओसी की डिमांड बहुत अच्छी नहीं थी। एक्सपोर्ट तो इस साल वैसे भी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट नहीं था। तो नीचे के लेवल में जाके मार्केट एक बार कंसोलिडेट करेगा और फिर कैसा लोकल डीओसी का डिमांड रहता है उस हिसाब से मार्केट का मूवमेंट रहेगा। ओके, तो ये है सोयाबीन को लेकर आउटलुक। सर, नीरव जी आपसे एक और सवाल ड्यूटी कट को लेकर है। जिस तरह से कल रिफाइंड पाम तेल पर ड्यूटी घटाया गया लेकिन क्रूड पाम तेल पर नहीं घटाया गया, तो एक डिफरेंस काफ़ी कम हो गया। इससे क्या इंडस्ट्री को कितना नुकसान होगा, आप क्या कहेंगे इस पर? 100% इससे इंडस्ट्री को काफ़ी नुकसान है। हम बात कर रहे हैं कि मेक इन इंडिया हमको करना है और ओवरऑल लोकल प्रोडक्शन या लोकल रिफाइनिंग इंडस्ट्री को हमको चलाना है, तो ये बहुत ज़्यादा हैम्पर करेगा लोकल इंडस्ट्री को। तो ये ड्यूटी डिफरेंशियल तो पाम और सीपीओ और पामोलिन में जो जैसे पहले था वैसा ही रहना चाहिए। तो गवर्नमेंट को इसके लिए कुछ ना कुछ एक्शन लेना ज़रूरी, नहीं तो लोकल इंडस्ट्री काफ़ी हर्ट होगी। ओके,
सर अब आखिरी सवाल आपसे नीरव जी, जिस तरह से वायदा एक बंच ऑफ एक पूरे एक 7 कमोडिटी डेरिवेटिव एग्री कमोडिटी डेरिवेटिव पर बैन किया गया है, इसको लेकर आपके क्लाइंट्स वगैरह और आप लोगों का क्या रिएक्शन है, क्या आप कर रहे हैं इस पर? नहीं, लोग बहुत सरप्राइज्ड हैं। 2 लोगों को फियर जरूर था, पर क्या है कि गवर्नमेंट को ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि ये तो एक डैशबोर्ड था, ये तो एक इंडिकेटर था मार्केट का। हम इंडिकेटर को डिस्टर्ब करने से या बंद करने से एक्चुअल रियलिटी को नहीं मिस कर सकते हैं। रियलिटी में फिजिकल प्राइजेस से गवर्नमेंट अगर परेशान है तो इसको बंद करना एक कोई सोल्यूशन नहीं था। उल्टा है कि एक डेवलप्ड मार्केट जो धीरे धीरे 10-15 सालों में इतना डेवलप हुआ था, उसको हमने रातों रात शट डाउन कर दिया, और इसको फिर रीडेवलप करने में हो सकता है कि हम वापस इस लेवल पे पहुंचे ना पहुंचे, वो बहुत डिफिकल्ट है। और एक आज हम एक इंडस्ट्रियलाइज्ड और एक डेवलप कंट्री की तरफ मूव कर रहे हैं, और आज ये इस टाइप का मूव हमें एक सेटबैक देता है कि क्या हम इस तरीके से डेवलप्ड कंट्री के आउटलुक से काम कर रहे हैं कि फिर भी आज भी 1980s और 90s की थ्योरी पे ही काम कर रहे हैं। सो बहुत बड़ा सेटबैक है ये इंडस्ट्री को, ये बात है। ओके, यानी एक बड़ा सेटबैक है, क्योंकि जो मार्केट का जो कॉन्फिडेंस खत्म हुआ, अगर 1 साल बाद अब दोबारा लॉन्च भी करेंगे तो उस तरह का भरोसा लोगों में नहीं होगा। शुक्रिया नीरव, आपने वक्त निकाला ईटी नाउ स्वदेश के लिए। चलिए मनोज जी, अब आपसे भी यही सवाल होगा, जिस तरह से 7 एग्री वायदा बैन किए गए हैं, उसके बाद रिफाइंड पर ड्यूटी घटाई गई, क्रूड पाम तेल, इससे क्या संकेत मिले? क्या इससे फायदा होने वाला है? कंज्यूमर्स का तो फायदा होगा, लेकिन किसानों को क्या फायदा होगा इससे? बिल्कुल विश्वमोहन जी, जैसा कि नीरव भी बता रहे थे कि यहाँ पे एक जो ट्रेड जो वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट जो है इंडस्ट्री के, वहाँ पे कहीं ना कहीं सेटबैक जो है इससे लगता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आपका जो प्राइस डिस्कवरी और प्राइस रिस्क मैनेजमेंट का जो एक मैकेनिज्म था वो एक यहाँ से हट जाएगा। तो अब मार्केट जो है वो पूरी तरह से जो फिजिकल मंडीज है उसके हिसाब से यहाँ पे चलता हुआ नजर आएगा। हम पिछले 3-4 दिन का भी अगर व्यू देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में कीमतों में बढ़ोतरी आई है, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन भारतीय बाजारों में इतना देखने को नहीं मिला है। तो बिल्कुल ये एक इंडस्ट्री के लिए तो हर्ट करेगा। कंज्यूमर से डेफिनेटली इसको कंज्यूमर्स को इससे फायदा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो फियर अब इंडस्ट्री में है ट्रेड को लेकर के, तो उसके चलते यहाँ पे जो है काफी डर का एक जो है माहौल यहाँ बनता हुआ दिखेगा। तो उसके चलते कीमतों में प्रेशर बना रह सकता है। तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर को इसका फायदा होगा, लेकिन इंडस्ट्री और फार्मर्स के लिए यहाँ पे एक जो है ये सेटबैक रह सकता है। ओके, इंडस्ट्री के लिए सेटबैक जरूर है, किसानों को भी इससे फायदा नहीं होगा, क्योंकि जो सेंटीमेंट खराब हुआ उससे भाव भी गिर रहे हैं। चलिए अब एग्री मार्केट में ही कुछ और बात कर लेते हैं। कैस्टर आज यहाँ का टॉप गेनर है एनसीडीएक्स पे। जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट करीब 5,950 रुपए के ऊपर है, 1.5% से ज़्यादा की तेजी दिखा रहा है। वंदना जी, कैस्टर पर क्या राय देंगी आप? कैस्टर एक्सपोर्ट कमोडिटी है विश्वमोहन जी, और मुझे लग रहा है कि जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा प्रोडक्शन भी कम है और चाइना से जो इसका डिमांड है वो लगातार बना हुआ है, तो हर डिप पे यहाँ पे बाइंग देखने को मिल रहा है। मेरे ख्याल से थोड़ा सा नीचे मार्केट आती है यहाँ पे 5890 के करीब या 5900 के करीब, तो यहाँ पे बाइंग करना चाहिए। 6060 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे हम लगा के चल सकते हैं 5860 का। ओके, तो ये कॉल वंदना जी की तरफ से कैस्टर को लेकर है। कैस्टर खरीदारी की सलाह 5,890 के लेवल पे खरीदना है, 6,060 का टारगेट, 5,860 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। ग्वार को लेकर क्या कॉल देंगी वंदना जी आप? ग्वार में मुझे लग रहा है विश्वमोहन जी की थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर में आ सकती है ये कमोडिटी, क्योंकि थोड़ा सा इन्वेंट्रीज का भी है कि कम घट के आने वाली है। दूसरी चीज ये है कि लगातार हम लोगों ने अपसाइड डाउनसाइड मूव देखा है, तो स्टेबिलिटी यहाँ पे क्रूड ऑयल जो है वो मिस कर रहा है, जिसकी वजह से ग्वार में भी जो अपसाइड पे स्टेबिलिटी है वो यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ पे ग्वार में सेलिंग करना चाहिए 6020 के लेवल पे, 6020 के लेवल पे एक बार सेलिंग करके चलना चाहिए। 5900 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 6070 का। ओके, चलिए मेंथा ऑयल की बात कर लेते हैं, जहां पे कंज्यूमर डिमांड तो बेहद कमजोर है, लेकिन आज के सत्र में आधे % के आसपास की तेजी एमसीएक्स पर है। मनोज जी, मेंथा पर आपकी राय? बिल्कुल विश्वमोहन जी, यहाँ पे मेंथा ऑयल हमने देखा है कि एक दायरे में कमोडिटी ट्रेड कर रही है, लेकिन
जो सपोर्ट्स लेवल थे वहां जो है वो बने हुए हैं, और जो रेजिस्टेंस था 955 का वो गत सप्ताह हमने ब्रीच होते हुए देखा था, और उसके ऊपर जो है कमोडिटियां लगातार सस्टेन हो रही है। 970 मेरा मानना है कि दिसंबर वायदा में अच्छे लेवल्स होंगे बाइंग के लिहाज से। 970 पर यहाँ खरीदारी कर सकते हैं 996 तक के लक्ष्य के लिए, और 954 का इस ट्रेड पे स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ओके, चलिए बेस मेटल्स पे बात नहीं हो पाई थी, अब एग्री के बाद बेस मेटल्स में आज हालांकि रेंज बाउंड ही ट्रेड हो रहा है। कुछ काउंटर्स ऐसे हैं जहां पर तेजी है, लेड करीब करीब आधे % की तेजी दिखा रहा है। निकल की बात करें तो वहां भी करीब करीब आधे % की मजबूती है, लेकिन जिंक, एल्युमिनियम और कॉपर यहां पर दबाव है। वरना जी अगर किसी को टॉप पिक चुनना हो बेस मेटल्स में तो आप क्या सलाह देंगे, किस काउंटर के साथ आज जाना चाहिए इंट्राडे के लिए? विश्वमोहन जी, कल लेड में अच्छी मूव देखने को मिली थी और मुझे लग रहा है कि वो अपसाइड आज कंटिन्यू रह सकता है, तो लेड में डेफिनेटली यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। 186.75 के करीब बाइंग करनी चाहिए, 188 का टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस 186 का लगा के चल सकते हैं। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे कॉपर है, मुझे लग रहा है कि कॉपर में भी आज थोड़ी सी जो बाइंग है वो यहाँ पे आ सकती है फिर से। 742 के लेवल के करीब यहाँ पे कॉपर को बाई करना चाहिए, 750 का टारगेट रखना होगा। जनवरी कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रही हूँ। जो स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा वो होगा 739 का। ओके, लेड और कॉपर टॉपिक है वन्ना जी की तरफ से। लेड भी खरीदारी की सलाह है और कॉपर भी खरीदारी की सलाह है। कॉपर का टारगेट है 750 रुपए का और लेड का टारगेट है 188 का। मनोज जी, आखिरी सवाल, बेस मेटल्स में आपकी टॉपिक आज के लिए? मेरा मानना है विश्वमोहन जी, यहाँ निकल दिसंबर वायदा में जो है बाइंग की अपॉर्चुनिटी आज रहेगी। जिस तरह से आयरन और के प्राइसेस में फिर एक बार बढ़त देखने को मिली है, तो कहीं ना कहीं निकल के प्राइसेस को सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। 1545 के लेवल्स पर दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ बाइंग की रिकमेंडेशन रहेगी। 1533 का एक स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में लक्ष्य 1568 तक का यहाँ रख सकते हैं। ओके, यानी निकेल खरीदारी की सलाह 1545 रुपए के लेवल पे खरीदना है, 1533 का स्टॉप लॉस लगाना है, 1568 रुपए का टारगेट निकेल के लिए। शुक्रिया मनोज जी आपका, वंदना जी आपका, आप दोनों ने वक्त निकाला ईटी नाउ स्वदेश के लिए। तो कमोडिटी नाउ में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश पर। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे एफएमओ जंक्शन। नमस्कार।